हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज का क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अगर बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज चाहिए तो वो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पे प्रॉपरली हर एक जो चैप्टर्स हैं उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट वहाँ पे बन रखी है और उस प्लेलिस्ट के अंदर हर एक जो भी हमारे चैप्टर के अंदर जो वहाँ पे टॉपिक आ रहे होंगे, टॉपिक वाइज सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो वहाँ पे डले हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म। जब भी मेटल होते हैं हमारे, वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन अगर करते हैं तो वो कौन सा वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये बात को याद रखना कि जब भी मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमेशा बनता है आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है कि आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मेटल्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब भी बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अच्छा, अभी भी नहीं समझ आया, एक और अंदर डीप एक लेवल पे और जाते हैं। अब एक चीज़ समझो, जब भी हमारा जो मेटल्स हैं, मेटल्स का क्या होता है कि मेटल्स का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन में वो डोनेट ही कर सकते हैं, एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, एक एक्सेप्ट करने वाला है, तो बॉन्ड कैसा बनता है, ऐसे में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अभी बाकी आगे और डिटेल में भी जाएंगे, तो अभी फिलहाल के लिए समझो कि यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। when non-metal react with when non-metal react with non-metal they form। जब नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम पे क्या फॉर्म होगा। अब एक चीज़ समझो, नॉन मेटल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरा भी नॉन मेटल है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। दो लोग जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एक दूसरे की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे। तो एक ही तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो नॉन मेटल के साथ जब भी बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा वाला बॉन्ड होता है, जो भी हमारा क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, ना वो एक किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना दूसरा ले रहा है, क्या हो रहा है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहा है, दूसरा वाला बंदा भी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है और क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है उनके बीच में। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हेन मेटल रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म। जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो उस टाइम पे फिलहाल के लिए मेटल और मेटल का कोई भी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होता, यानी कि इसका नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ डैश एटम्स। केमिकल बॉन्ड जो है वो एक फोर्स है ऑफ डैश एटम। कैसे, मतलब कि किस तरीके की फोर्स है, मतलब वो एटम के बीच में। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो एक तरीके की क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन में रिपल्शन और ये सब भी दिया है। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। कोई बॉन्ड कोई एक्चुअल में असली का कोई ऐसा बॉन्ड वगैरह थोड़े ना आ गया, वहाँ पे क्या है, जस्ट एक फोर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि जी बॉन्ड है इनके बीच में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नॉबल गैसेज और इनर्ट गैसेज आर अनरिएक्टिव बिकॉज। जो नॉबल गैसेज होती है जिनको कि हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। नॉबल का मतलब क्या हुआ, एकदम शांत, एकदम पीस, कोई हल्ला हुल्ला ऐसे नहीं है, मतलब ऐसा समझो। इनर्ट क्या हुआ, इनर्ट बोले तो अनरिएक्टिव, जो रिएक्शन ना करे मतलब किसी से। तो ये कहने की ये अनरिएक्टिव होती है, क्यों। देखो होता क्या है, क्योंकि जो भी हमारी नॉबल और इनर्ट गैसेज होती है उनका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा होता है। अच्छा, मैंने डुप्लेट क्यों बोला, क्योंकि देखो सबसे पहले जो हमारी नॉबल गैस है हीलियम के पास में एक ही शेल होता है, सिर्फ एक शेल, और पहले शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। तो हीलियम अपना क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट पूरा करता है, ना कि ऑक्टेट। ठीक है, तो ये रीज़न की वजह से क्या होता है हमारा, कि इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि क्योंकि उनका या तो कंप्लीटली फुल डुप्लेट होता है। सिर्फ देखो डुप्लेट जो वर्ड है हीलियम की वजह से है, वरना तो सब लोग का ऑक्टेट होता है, सिर्फ हीलियम की वजह से। तो या तो उनका कंप्लीटली फिल डुप्लेट होता है या फिर उनका कंप्लीटली फिल ऑक्टेट होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है नॉबल गैसेज आर फ्रॉम। जो नॉबल गैसेज होती हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये याद होना चाहिए कि नॉबल गैस जो होती है वो हमारी ग्रुप नंबर 18 में होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो ग्रुप नंबर 1, 2 ऐसे होते हैं और आखिरी ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 18। वहाँ पे जितनी भी गैसेज आती हैं वो सबकी सब क्या होती है, वो सबकी सब क्या होती है, नॉबल गैसेज होती है, जिनको इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉबल गैस डू नॉट हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। इन सब में से कौन सी ऐसी नॉबल गैस है जिसका कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट नहीं होता। तो अभी ये तो बताया था स्टार्टिंग में। इन सब में से जो हमारा हीलियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
हीलियम का हमारा क्या होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, लेकिन तब भी नॉबल गैस है। ऐसे कैसे, तो मैंने बताया था ना, एक ही शेल है तो इसका डुप्लेट ही होता है सिर्फ, तो इसमें डुप्लेट से काम चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। एन एटम कैन अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बाय। एक एटम जो है वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे इनर्ट गैस जो है हमारी, जैसा उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैसा ही कन्फिग्रेशन हमारा जो एक एटम है वो कब अचीव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कर सकता है। तो भाई देखो तीनों ही तरीके क्या हैं ऑक्टेट को पूरा करने के, या ये कह लो इनर्ट गैस का जो कन्फिग्रेशन है वो वाला अचीव करने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ दीज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ नोन एज, जो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, मतलब हर एटम का बाहर वाले शेल, किसी का दूसरा शेल ही सबसे आउटरमोस्ट शेल है, किसी का तीसरा शेल ही सबसे आउटरमोस्ट शेल है, तो सबका अलग अलग होता है। तो आउटरमोस्ट शेल जो है किसी भी एटम का, उसको किस नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, तो ये हमको बताना है। तो आउटरमोस्ट जो भी शेल होता है हमारे एटम का, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज। एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम जो हमारे पास में होता है, या फिर ये कह लो एक चार्ज एटम ना होके एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि चार्ज है जिसके ऊपर, तो किसी भी मतलब कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर अगर चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। तो ये आयन करेक्ट आंसर है। फिर आता है एन आयन इज फॉर्म बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। अब बात आती है कि ये जो आयन था जिसको मैंने अभी बताया था कि उसके ऊपर चार्ज होता है, ये आयन बनता कैसे है, मतलब कि किसी भी एटम में कैसे बनता है डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या करके बनता है, गेन करके बनता है, लॉस करके बनता है, शेयर करके बनता है, या फिर बोथ गेन और लॉस करके बनता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चाहे लॉस करो चाहे इलेक्ट्रॉन तुम कहीं से गेन करो, दोनों में ही क्या आएगा, तुम्हारे ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि एक चार्ज का तुम ट्रांसफर कर रहे हो, और जिस वजह से क्या होगा, एक आयन फॉर्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बोथ गेन एंड लॉस, गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों में हमारा क्या होगा, आयन फॉर्म होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन आयन फॉर्म बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इज नोन एज। जब भी कोई एक आयन फॉर्म होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके फॉर्म हो रहा है, देखो आयन बनने के मैंने बोला था दोनों तरीके हैं, लॉस होना भी और गेन होना भी, लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस मेथड की, वो हम क्या बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी एटम में से, तो उस टाइम पे जो आयन बनता है उस आयन को क्या बोलते हैं। अब एक चीज़ समझो, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, नेगेटिव चीज़ है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चीज़ का तुम लॉस कर रहे हो, अगर नेगेटिव चीज़ अपने अंदर से निकाल रहे हो तो तुम कैसे बन जा रहे हो, पॉजिटिव बन जा रहे हो, और जो पॉजिटिवली यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा उस एटम के ऊपर, तो वो आयन कैसा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि अगर कोई आयन बना लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल एक एटम था, उसने क्या करा, बाहर अपने आसपास कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। भाई नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर अगर लेके आओगे तो तुम कैसे बन जाओगे, नेगेटिव बन जाओगे, नेगेटिविटी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, और वो जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चार्ज ऑन एन एटम अकर ड्यू टू डैश इन एन एटम। कोई भी हमारा एटम होता है जिसके ऊपर भी अगर चार्ज आ रहा है तो क्या ऐसा होता है एटम के अंदर जिसकी वजह से कि उस पर चार्ज आ जाता है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब एक एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में होता है उस टाइम पे उसके पास में जो प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल एकदम बराबर होते हैं नंबर में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम के पास में अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बराबर होते हैं, क्योंकि 11 प्रोटॉन का चार्ज +11, 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -11, तो +11 -11 कैंसिल आउट हो गया और कोई चार्ज नहीं होता एटम के ऊपर। लेकिन जब तुम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हो या किसी को देते हो, तो सोडियम के केस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, डोनेट करते हैं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या हुआ, 11 प्रोटॉन लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, एक तो चला गया, तो अभी 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब क्या हुआ, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है और जो 10 प्रोटॉन है, इन्होंने तो अपने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर लिया, लेकिन अभी बचा है 11वां प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी ऐसी होता है। कोई एक एटम है हमारे पास में, उस एटम के पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो अभी क्या हुआ, 17 प्रोटॉन लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेगा, लेकिन 18वां इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रीज़न होता है किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने का। तो बेसिकली किस वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर नहीं है, इस वजह से जो है जो चार्ज जो भी आता है इस वजह से आता है। तो यानी कि
हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो हमारा क्या होता है, इक्वल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। जनरली द आयन ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स आर, जो भी हमारे पास में जो भी नॉन मेटल होते हैं, ज़्यादातर जो उनके आयन्स होते हैं वो हमारे किस तरीके के होते हैं, इनकी यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो नॉन मेटल्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब क्योंकि नॉन मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से इलेक्ट्रॉन लेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो कैसे बनेंगे, नेगेटिवली चार्ज बनेंगे, और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एनायन कहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, या ज़्यादातर भी क्या कह रहा हूँ, मोस्टली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा क्या आता है हमारा, वो हमेशा एनायन बनता है, उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिमिलरली कि मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या बनते हैं, तो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हमेशा क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रहते हैं उनके पास में, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, नॉन मेटल्स को करते हैं, या किसी को भी करें, हमको उससे मतलब नहीं है। बात है कि मेटल का जो आयन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, और पॉजिटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ़ द एलिमेंट हैज़ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एक एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में मान लो या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में से कुछ भी एक है, ठीक है, कोई एक है लेकिन तीनों तो हो नहीं सकते, तो देन इट अचीव इट्स नॉवल। तो अब वो अपनी जो नॉवल गैस कन्फिग्रेशन है उसको कैसे अचीव करे, क्या इलेक्ट्रॉन को हटा के लूज़ करे, क्या किसी से और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले, या शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर मान लो उस पर 3 इलेक्ट्रॉन भी हुए तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 और लेने पड़ेंगे, तो 5 लेना बड़ा डिफिकल्ट है। इससे बढ़िया तो ये था कि 3 किसी को दे देता। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इन तीनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है, तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या करता है, वो जो एलिमेंट है वो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑल ऑफ दिस। अब देखो इसमें दोनों केस हो सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, 1 या 2 सही तो रह रहा है, 1, 2, 3 सही तो रह रहा है, तो किसी से 3 लेना बहुत ईजी है, या 2 लेना बहुत ईजी है, या 1 लेना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अपने 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन देने के। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। लेकिन अभी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट है, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। तो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी कर सकते हैं। मैंने बताया था नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। जनरली ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, अगर कभी ऐसा आता भी है तो ऑप्शन नंबर डी में वो लिख के दे देंगे बोथ बी एंड सी ऐसे करके, बट हमने यहाँ पे नहीं दे रखा, कोई इशू नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, हमें वो मेन मैटर वो नहीं करता हमारे लिए यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पूरे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी ने या तो दिया है या किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है पूरा, तो जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये तो मैंने बता ही रखा है, जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनता है हमेशा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों बनता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एक ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, दूसरे ने एक्सेप्ट करा, दोनों के ऊपर आ गए चार्ज, और चार्ज आने को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, कि आयंस बन गए यहाँ पे। और आयंस कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे कहता है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 एटम है, उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ना दिया लिया नहीं, उन्होंने बोला भाई शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, कि ये ले मेरा इलेक्ट्रॉन, उसने बोला ये ले फिर मेरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, कि भाई जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तेरा वाला यूज़ कर लूँगा, तुझे जरूरत होगी तो मेरा भी इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता है। तो इसको बोलते हैं कि शेयरिंग करना बेसिकली। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। अब एटॉमिक नंबर जो सोडियम का है वो 11 है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इनमें से कौन है ऐसा। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2, 8, 1, 2, 8, 1, ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। सिमिलरली क्लोरीन का क्या होगा, 17 है तो 2, 8, 7, तो 2, 8, 7 हमारा क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया।
अब इसमें से एक चीज़ देखो, कौन है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भी कर क्या लेगा, 2 ही हुए, तब भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा उसके, तो सोडियम एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कौन करेगा? अगर ये सोडियम और क्लोरीन दोनों रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों में से क्लोरीन वो एटम है हमारा जो कि क्या कर रहा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। और वैसे भी नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय। अब देखो, सोडियम ने क्या करा था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, कह रहे हैं ये कौन सा वाला फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, मैग्नेटिक बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, जब भी दो चार्ज पार्टिकल अगर होते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स होती है, उनके चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ। फोर्स तो बहुत सारी लग रही होंगी यहाँ पे, मास की वजह से भी फोर्स लग रही होगी, लेकिन उन दोनों के ऊपर चार्ज होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज आ। सोडियम क्लोराइड कैसे एग्जिस्ट करता है? एटम ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, या मॉलिक्यूल ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, या एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। तो देखो, बेसिकली होता क्या है, सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव। अब देखो, सोडियम और क्लोरीन का रिश्ता कैसा है, इनका तो लेन देन खत्म हो गया ना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने ले लिया, बात खत्म भाई, हम तुम्हें भूल गए, तुम हमें भूल जाओ, ऐसे करके इस हिसाब से हिसाब किताब होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, एक साथ में एग्रीगेट बना के रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक एग्रीगेट बना के रहते हैं। ये किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, ये किसी एटम, तो ऑब्वियसली बात है ही नहीं, दो लोग आ गए तो एटम कहाँ से हो गया, बट ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी नहीं रहते, ये एक एग्रीगेट बना के रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डैश स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करता है, लेकिन डैश स्टेट में, कौन सी वाली स्टेट में करता है? तो आयनिक जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, ये ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड हमारे क्या करते हैं, जो मॉल्टन स्टेट होती है और जो एक्वस स्टेट होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, बोथ मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट, है ना। आयनिक जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में क्या होगा, उनके जो आयंस, जो पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज। अब ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हर बार के जैसे लास्ट क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए होता है, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये है तुम्हारे लिए अटेम्प्ट करने के लिए। अगर पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और आयनिक वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं, कोवेलेंट वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता अपनी सॉलिड स्टेट में। बताया था ना, मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में करता है लेकिन सॉलिड में नहीं करता। रीज़न, दे डू नॉट हैव चार्ज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट के पास कोई चार्ज नहीं होता। या फिर दे डू नॉट हैव आयंस इन सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट में कोई आयन नहीं रह पाते। या फिर जो उनके आयंस है वो फ्री टू मूव नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते सॉलिड स्टेट में। या फिर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, मतलब। तो इनमें से चारों में से कौन सा जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा, और अगर एक्सप्लेन किया रहेगा आंसर तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में, या फिर हमको इंस्टाग्राम पे अब तो मैसेज भी करके बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।